नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए स्पेशल उत्तराखंड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाए हैं, जो वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्थानीय स्वशासन, या जिसे कहा जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन या उसे कहा जाएगा LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आगामी वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। तो अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची या स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। यानी कि जब भी स्थानीय स्वशासन पे कोई कानून बनाना होगा या कोई नई ग्राम पंचायत बनानी होगी तो उसके लिए राज्य सरकार ही उत्तरदायित्व होगी। तो हम अगर बात करें कि स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण। सत्ता का विकेंद्रीयकरण जो है वो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है और भारत के प्रत्येक आम व्यक्ति को, आम नागरिक को भी सत्ता का भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है। अब मैं इसे आपको एक एग्ज़ाम के द्वारा समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि ये आपकी केंद्र सरकार है, तो आप सोचिए कि केंद्र सरकार में जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद प्रमुख है। इसके नीचे जो है राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद प्रमुख है। इसी प्रकार से राज्य के नीचे जिला, जिले के नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के नीचे ग्राम और नगर है। तो इस स्तर पर, इन तीनों स्तर पर एक सरकार बनाई गई है। तो उसी सरकार को जो है स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो क्यों बनाया गया है? क्योंकि सत्ता एक जगह में केंद्रित नहीं होगी, न वो राज्य में केंद्रित होगी, बल्कि वो अलग अलग जगहों पे केंद्रित होगी। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है और प्रशासनिक कार्यों को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो हम आगे बात करें कि स्थानीय स्वशासन जो है इसके तहत दो प्रकार की सरकारें गठित की जाती है। ध्यान में रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन के में दो प्रकार की सरकारें गठित की जाती है। तो पहली सरकार तो वो है जो ग्राम स्तर पर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर गठित की जाती है। पहली सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाती है और दूसरी सरकार जो है वो नगरीय क्षेत्र में गठित की जाती है। यानी कि एक गठित की जाती है रूरल एरिया में और दूसरी गठित की जाती है अर्बन एरियाज में। तो अब हम आगे बात करें कि भाई ग्रामीण क्षेत्र किसको कहा जाएगा और नगरीय क्षेत्र किसको कहा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। यानी कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या 500 से लेकर के 5000 के बीच में है उसे जो है ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, और जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से एबोव है, 5000 से ऊपर है, उसे नगरीय क्षेत्र कहा जाता है, नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। और अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायतें गठित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन का रूप होता है वो पंचायत होता है, और नगरीय क्षेत्र के लिए जो गठित की जाती है उसे नगर पालिका कहा जाता है। उसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कहा जाता है। तो ये सब कुछ जनसंख्या के आधार पर होता है। तो पहले हम आपको यही चीज़ समझाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहा जाएगा और नगरीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा। तो आपने कहा जिस क्षेत्र की जनसंख्या 500 से 5000 के बीच में होगी उसे ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा, और जनसंख्या अगर 5000 से अधिक होती है तो उसे नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें स्थानीय स्वशासन के इस वाले रूप को पढ़ेंगे, पंचायत के रूप को पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के विषय में समझेंगे। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसमें पंचायत के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा पंचायतें होगा।
तो पंचायतें जो है आपको अभी बताया था कि वो ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाती है, रूरल एरियाज़ में गठित की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो राजनीति शास्त्र की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र उसे कहा जाएगा जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 500 हो और अधिकतम जनसंख्या 5000 हो। 500 से 5000 की जनसंख्या के बीच के क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये जो पंचायतें हैं इसका उल्लेख संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो पंचायतों का उल्लेख जो है संविधान में भाग 9 में किया गया है, भाग 9 यानी कि सेक्शन 9 में किया गया है। और सेक्शन 9 में जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि 243 की सीरीज बनाई गई है, 243 ए बी सी डी और इस तरह से ओ तक उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पंचायतों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के शेड्यूल में भी किया गया है, शेड्यूल यानी कि अनुसूची। तो किस अनुसूची में किया गया है, तो आपका आंसर आएगा कि अनुसूची 11 में किया गया है। तो अनुसूची 11 में पंचायतों को जो पावर दी गई है उन पावरों का उल्लेख किया गया है, यानी कि अनुसूची 11 के तहत पंचायतें 29 विषय पे कानून बना सकती है। ये आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन बनेगा कि पंचायतें कितने विषयों पर कानून बना सकती है, तो आप कहेंगे कि पंचायतें 29 विषय पर कानून बना सकती है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई पहले ये पंचायतें जो है, ये पंचायती राज जो है पहले गैर संवैधानिक था, तो इसको संवैधानिक बाद में बनाया गया है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। तो जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम आगे बात करें कि भाई हमारा पहले हम इन आर्टिकल को क्लियर करेंगे और उसके बाद विस्तृत में इसमें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 243 की अगर हम बात करें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आर्टिकल से एक ज़रूर बनेगा, तो आप आर्टिकल को ध्यान से सुनिए। तो आर्टिकल 243 में जो है वो ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई है। ग्राम सभा किसे कहा जाएगा, तो ग्राम सभा की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 243 में दी गई है। आगे हम अगर बात करें आर्टिकल 243 ए की बात करें, तो 243 ए में जो है ग्राम पंचायत की परिभाषा बताई गई है, या आप सिंपल लिख सकते हैं पंचायत की परिभाषा। पंचायत की परिभाषा जो है वो दी गई है आर्टिकल 243 ए में। इसके बाद हम आगे बात करें आर्टिकल 243 बी, तो आर्टिकल 243 बी में पंचायत की संरचना के विषय में बताया गया है कि पंचायत की संरचना किस प्रकार से होगी। ये आर्टिकल 243 बी में कहा गया है, आर्टिकल 243 बी में जो है पंचायत का गठन, पंचायत के गठन के विषय में बताया गया है। और संरचना की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 243 सी में है। तो आर्टिकल 243 सी में पंचायत की संरचना के विषय में बताया गया है। इसके बाद हम आगे बात करें कि भाई आर्टिकल 243 डी की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 243 डी में पंचायत सदस्यों के आरक्षण के विषय में बताया गया है। और ये आर्टिकल आपका पूछा गया था एग्ज़ाम में, उत्तराखंड PCS प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब हम आर्टिकल 243 ई की बात करें, तो आर्टिकल 243 ई में पंचायत की अवधि के विषय में बताया गया है। और हम आगे बात करें आर्टिकल 243 एफ, जो पिछले बार वीडियो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आर्टिकल 243 एफ में पंचायत सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के विषय में इसमें प्रावधान किया गया है। पंचायत सदस्यों की योग्यता व अयोग्यता के विषय में प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 जी की बात करें, तो 243 जी में पंचायत सदस्यों की शक्ति का प्रावधान किया गया है। आगे हम इसके बाद बात करें आर्टिकल 243 एच, तो एच में कहा गया है करारोपण करने की शक्ति, यानी कि पंचायत सदस्य जो है वो करारोपण कर सकते हैं, तो करारोपण करने की शक्ति। इसके बाद आगे बात करें हम आर्टिकल 243 आई की बात करें, तो आई में है पंचायतों में वित्त का प्रावधान। पंचायतों में
वित्त का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके बाद आगे बात करें हम 243 की सीरीज़ को आगे बढ़ाएं तो आगे जो है आपका 243 आर्टिकल 243 जे, तो आर्टिकल 243 जे में जो है वित्त पर लेखांकन की इसमें बात कही गई है। आगे बात करें हम आर्टिकल 243 के, तो 243 के में कहा गया है पंचायतों में निर्वाचन, पंचायतों में प्रत्येक 5 साल बाद निर्वाचन होगा, तो पंचायतों में निर्वाचन का प्रावधान इसमें किया गया है। आर्टिकल 243 एल की अगर हम बात करें तो एल में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों का लागू न होना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतें नहीं बनेंगी, उसका बड़ा रूप बनेगा, नगर निगम बनेगा। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 एम की बात करें तो 243 एम में कहा गया है कि कुछ राज्यों में भी पंचायतों का लागू न होना, कुछ राज्यों में पंचायतों का लागू न होना। इसके बाद हम आगे बात करें आर्टिकल 243 एन की बात करें तो 243 एन में है पंचायतों का बना रहना, पंचायतें बनी रहेंगी, तो पंचायतों का बना रहना। और आर्टिकल 243 ओ की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि पंचायत के संबंध में न्यायालय का हस्तक्षेप, पंचायतों में न्यायालय का हस्तक्षेप लेना। तो अब आप इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपका वीडियो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से अवश्य पूछा जाएगा। तो हम इन आर्टिकलों को कैसे में याद करें, कैसे में इनको अपने माइंड में फिट कर दें, तो उसी के लिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ग्राम सभा। तो ग्राम सभा किसे कहा जाता है? किसी गांव के अंदर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का वो समुदाय जिनका नाम संबंधित क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में दर्ज हो, तो उनके समुदाय को ग्राम सभा कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम ग्राम सभा को देंगे। तो सबसे पहले ग्राम सभा की परिभाषा होगी। अब जब ग्राम सभा होगी तो तभी पंचायत बनेगी, तो सेकंड प्रायोरिटी हम पंचायत को देंगे। तो हम याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 243 में ग्राम सभा की परिभाषा, उसके बाद 243 ए में जो है हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे पंचायत को, तो पंचायत की परिभाषा। उसके बाद आगे बात करें हम तो पंचायत का होगा गठन और संरचना। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं गठन में 3 अक्षर है, संरचना में 4 अक्षर है। तो पहले 3 अक्षर आएगा, गठन आएगा 243 बी में, उसके बाद 4 अक्षर आएगा यानी कि पंचायत की संरचना। अब इसके बाद आगे हम बात करें कि आर्टिकल 243 डी में क्या है, तो भाई D4 होता है डीप। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आरक्षण की जड़ें आजकल बहुत डीप घुसी हुई है, आरक्षण की जड़ें बहुत अंदर तक घुसी हुई है। तो पंचायत सदस्यों के आरक्षण की बात जो है वो आरक्षण कहाँ है? आरक्षण बहुत ज़्यादा डीप है, तो D4 डीप, तो 243 डी में है। इसके बाद आगे बात करें हम 243 ई। आप इन आर्टिकलों को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आर्टिकल 243 ई की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई का क्रमांक होता है 5वां, और 5 साल के लिए ही पंचायतें गठित की जाती है। तो पंचायतों की अवधि, तो जहाँ पे आर्टिकल ई आ गया 243 ई, 243 कॉमन है, जहाँ पे ई आ गया तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि ई का क्रमांक 5वां है, तो इसका मतलब ये अवधि के बारे में बता रहा है, 5 साल की अवधि। आर्टिकल 243 एफ की बात करें तो एफ से होता है फेलियर। एफ का मतलब होता है फेलियर, और फेलियर का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है पास, यानी कि फेल और पास। तो फेल और पास वही होगा, जो अयोग्य होगा वो फेल होगा, जो योग्य होगा वो पास होगा। तो पंचायत सदस्यों की अयोग्यता और योग्यता हमने ऐसे में याद कर लिया। एफ फॉर फेलियर, तो पंचायत सदस्यों की अयोग्यता, और जहाँ पे अयोग्य होंगे वहाँ पे कुछ लोग योग्य भी होंगे, तो अयोग्यता और योग्यता। तो आगे बात करें 243 जी, तो G4 होगा जूनियर जी, और जूनियर जी के पास क्या है? जूनियर जी के पास है शक्ति, यानी कि पंचायत सदस्यों की शक्ति, पंचायत सदस्यों के पास कुछ शक्तियां हैं। इसके बाद आगे बात करें आगे क्या शक्ति है, तो 243 एच में बता रहा है कि उनके पास करारोपण करने की शक्ति है, यानी कि 243 जी में शक्ति और 243 एच में करारोपण करने की शक्ति।
इसके बाद आगे हम बात करें आई 243 आई, तो कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई महिला कह रहा है कि मैं आई, तो कह रहा है क्या लेकर के आई, तो उसने कहा वित्त लेकर के आई, यानी कि पैसा लेकर के आई। तो पंचायतों में वित्त का प्रावधान, और वित्त का प्रावधान कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। तो पहले आपने इन आर्टिकलों को सेट करने हैं कि ये आर्टिकल कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 243 आई में क्या है, तो आपने माइंड में क्लिक कर लिया कि आई क्या लेके आई? वित्त लेके आई। तो पंचायतों में वित्त का प्रावधान। इसके बाद आगे बात करें, जहाँ पे वित्त का प्रावधान है वहाँ पे वित्त पर लेखांकन भी होगा। उसके अगले आर्टिकल में वित्त पर ऑडिट होगा। आगे बात करें 243 के, तो 243 के में जो है पंचायतों में निर्वाचन है। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं के फॉर होगा काइट, और काइट कब उड़ाएंगे? काइट उस समय उड़ाएंगे जब पंचायतों में निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निर्वाचन वोट पड़ने के बाद जो उम्मीदवार है वो आराम से टेंशन फ्री होकर के काइट उड़ाएंगे। अब आगे बात करें हम एल, तो हम कई बार जो है ऐसे कहते हैं, कई बार हम जो है हम कई बार कहते हैं कि भाई ये लो, जब काम बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये लो ऐसी बात हो गई। तो हमने एल ले लिया, एल यहाँ पे काम बिगड़ गया। क्या काम बिगड़ गया? कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें नहीं होंगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत का ना होना, और हम ये सुन करके हमने कहा ये लो, तो लो एल, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें एम, तो एम में भी वही बात है जो एल में है कि कुछ राज्यों में पंचायतों का ना होना। बस ये बात ऐसे में याद कर लेंगे आप। 243 एन की बात करें तो एन फॉर होगा नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, यानी कि घोंसला क्या होता है? घोंसला चिड़िया के छोड़ने के बाद भी घोंसला बना रहता है। तो बस आपने कहना है नेस्ट बना रहता है, तो उसी प्रकार से पंचायत भी बनी रहेगी, पंचायतों का बना रहना। इसका अर्थ ये है कि अगर पंचायत सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, तो वो पंचायत आने वाले 5 समय तक टिकी रहेगी। तो पंचायतों का बना रहना। और अब आगे बात करें 243 ओ, तो ओ में जो है लास्ट है, तो हम कहते हैं ओ माई गॉड। हम अगर किसी बात को अगर हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम कहते हैं ओ माई गॉड। तो उसी प्रकार से ओ हो गया। क्यों ओ हो गया? क्योंकि पंचायतों में किसने हस्तक्षेप कर लिया? न्यायालय ने हस्तक्षेप कर लिया। तो आप ऐसे में इसे याद कर सकते हैं, और इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करें, अभी आपने आर्टिकल देखे, अब हम शुरू से बात करें, उनकी डिटेल पढ़ें। तो आर्टिकल 243 में मैंने कहा भाई आपने पंचायत से पहले ग्राम सभा को प्राथमिकता देनी है। तो पहले किसकी परिभाषा? पहले देंगे हम ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा की क्या परिभाषा है? तो ये परिभाषा आर्टिकल 243 में दी गई है। अब इसे ध्यान से सुनेंगे कि ग्राम सभा किसे कहा जाता है। तो देखिए ये एक गांव है, छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम ए गांव है, हमने इसे ए नाम दे दिया। तो इसमें जितने भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग रह रहे हैं और उनका नाम संबंधित क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में दर्ज है, तो उनके समुदाय को क्या कहा जाएगा? उनके समुदाय को ग्राम सभा कहा जाएगा। अब निर्वाचन नामावली की कंडीशन क्यों रखी गई है? वो इसलिए रखी गई है क्योंकि इस गांव के बहुत से लोग वो शहरी क्षेत्रों में पलायन कर गए होंगे, तो उनका नाम जो है उस शहर की तहसील में के परिवार रजिस्टर में दर्ज होगा। इसीलिए उसने कंडीशन दी है कि किसी गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वे लोग जिनका नाम उस क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में दर्ज हो, उनका समुदाय क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। अब ग्राम सभा के बाद जो है किसकी रचना करेंगे? ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। तो आर्टिकल 243 ए में कहा गया है ग्राम पंचायत की परिभाषा। तो ग्राम पंचायत किसको कहा जाएगा? तो ग्राम पंचायत की परिभाषा जो है वो दी गई है आर्टिकल 243 ए में दी गई है। तो भाई उस ग्राम सभा में ही एक व्यक्ति को जो है प्रधान बनाया जाएगा और बाकी उसके सहयोगी होंगे जिनको पंच या वार्ड मेंबर कहा जाएगा।
तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, इनके ग्रुप को ग्राम पंचायत कहा जाएगा। प्रधान और पंच के ग्रुप को ग्राम पंचायत कहा जाएगा। और जब भी मीटिंग होगी तो वो ग्राम पंचायत की नहीं होगी बल्कि वो ग्राम सभा की होगी, यानी कि उस मीटिंग में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग उपस्थित होंगे और साथ साथ में प्रधान और पंच भी उपस्थित होंगे। तो ये अंतर आ गया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। अब हम आगे आर्टिकल की बात की हमने, आर्टिकल 243B। तो मैंने कहा पहले गठन होगा उसके बाद संरचना होगी। तो आर्टिकल 243B और 243C को क्लियर करते हैं। तो आर्टिकल 243B में है पंचायत का गठन। तो गठन में 3 अक्षर है, तो पहले गठन होगा, उसके बाद 4 अक्षर यानी कि पंचायत की संरचना। तो पंचायत की संरचना जो है वो आर्टिकल 243D में है। तो पंचायत का गठन किया जाएगा। अब पंचायत का गठन कैसे में किया जाएगा तो उसे आप समझिए। सपोज ये ए गांव है, ठीक है, इसकी जनसंख्या जो है 100 है, इसकी जनसंख्या 100 है क्योंकि इसके बाकी लोग क्षेत्र छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, तो इसकी जनसंख्या 100 है। अब नियम के अनुसार भाई 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनेगी और अधिकतम कितनी की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत बनी रहेगी, 5000 की जनसंख्या में। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए एक ही ग्राम सभा बनेगी, यानी कि हम बी गांव को भी इसमें जोड़ देंगे। तो हमने कहा बी गांव की जनसंख्या 150 है और इसी प्रकार से 500 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तो हमने सी गांव को ले लिया और डी गांव को ले लिया। तो सी गांव की जनसंख्या अगर 100 है और डी गांव की जनसंख्या अगर 200 है तो तब मिलाकर के देखा जाए तो इनकी जनसंख्या कम से कम 500 होनी चाहिए। तो 200 और एक 300 और एक 400 और एक 500, 550। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो टोटल जनसंख्या हो गई वो 550 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ही ग्राम सभा बना दी गई, एक ही ग्राम सभा बना दी गई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राम सभा को जो है उसमें बांट देंगे जनसंख्या के आधार पर। ग्राम सभा को जनसंख्या के आधार पर किस में बांट दिया जाएगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में बांट दिया जाएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या किस में बांट दिया जाएगा, वार्ड में बांट दिया जाएगा। तो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को पंच या वार्ड मेंबर कहा जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी ग्राम सभा के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी ग्राम सभा के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो न्यूनतम संख्या है वो 5 हो सकती है और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि कैसे में हमने ये बताया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ग्राम सभा तभी बनेगी जब न्यूनतम जनसंख्या कितनी होगी, 500 होगी और अधिकतम जनसंख्या कितनी होगी, 5000 होगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। सपोज अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 500 और 1000 के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 500 और 1000 के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में उस ग्राम सभा को कम से कम 5 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा। तो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आएगा जिसको वार्ड मेंबर कहा जाएगा, यानी कि वार्ड मेंबरों की न्यूनतम संख्या 5 होगी, इसीलिए उनको पंच कहा जाता है। आगे की कंडीशन देखें, अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में 7 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे, यानी कि पंचों की संख्या 7 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन अगर देखें हम, उस ग्राम सभा जो बनाई गई है 2 या 2 से अधिक गांवों को मिला करके, उसमें 10 गांव भी हो सकते हैं। 2000 से 3000 के बीच में अगर उसकी जनसंख्या है 2000 से 3000 के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 9 होंगे। चौथी कंडीशन अगर हम बात करें कि 3000 से लेकर के 4000 के बीच में अगर उसकी जनसंख्या है तो ऐसी कंडीशन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 11 होंगे। और पांचवी कंडीशन अगर हम बात करें कि 4000 से 5000 के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में 15 हो जाएंगे। और अगर 5000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो वो पंचायत नहीं होगी, वो तब जाकर के नगर पंचायत में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो भाग 9
क के तहत जिसका उल्लेख किया गया है वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि किसी ग्राम सभा के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या 5 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 15 हो सकती है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी घूम के आ सकता है कि किसी ग्राम सभा के अंदर पंचों की या वार्ड मेंबरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे उतने ही पंच और वार्ड मेंबर भी होंगे। तो ये पंचायत का गठन इस प्रकार से किया जाता है। अब हम आगे संरचना की बात करें तो पंचायतों की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। आपको अच्छी तरह से पता है कि पंचायतों की संरचना कैसी है। पंचायतों की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो मॉडल दिया था ये किसने दिया था, ये दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता, अभी हम पंचायतों के इतिहास पर एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो उसमें आप ये बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, पी.के. थुंगन समिति, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल 243C में हमने कहा कि पंचायतों की संरचना, तो पंचायतों की संरचना कैसी है, वो त्रिस्तरीय है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना अगर हम देखें तो उसका चित्र ऐसे में बनेगा, यानी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत है जो ग्राम स्तर पर है। उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, यानी कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें शामिल होती है और पंचायत समिति के ऊपर जो है वो है जिला परिषद है। अब हम आगे बात करें कि भाई तीनों पे चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत में भी चुनाव होंगे, पंचायत समिति में भी चुनाव होंगे और जिला परिषद में भी चुनाव होंगे। तो किस किस के चुनाव होंगे? ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो प्रधान और पंच के चुनाव होंगे, यानी कि पंच मतलब वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे यहाँ पे। पंचायत समिति में जो है ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी मेंबर के चुनाव होंगे, ठीक है, जिनको हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहते हैं, उनके चुनाव होंगे। जिला परिषद में जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य के चुनाव होंगे, इनके चुनाव होंगे, ठीक है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव होंगे। और हम आगे की बात करें कि ये तो यहाँ पे जनता द्वारा चुने जाएंगे और प्रत्येक स्तर पर जो है एक सरकारी अधिकारी भी दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीडीओ का काम होगा या वीपीडीओ काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है काम करेगा ब्लॉक में, कौन काम करेगा? बीडीओ काम करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद पर जो है काम करेगा, कौन काम करेगा? डीडीओ, या हम उसे कह सकते हैं डीपीआरओ कार्य करेगा। तो पंचायतों की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है। तो इतना आपने समझा, अब इसके आगे समझते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले जो है आपके कमेंट्स चाहिए। तो आप अगर कमेंट्स करेंगे कि इस वीडियो को आगे बनाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे और ये वीडियो कम से कम 3-4 पार्ट में बनेगा, ठीक। थैंक यू।